जुर्म और सज़ा के साथ मैं हूं अयाज अकबर यूसुफजई और मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं इस्लामाबाद से। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद का थाना है सब्ज़ी मंडी, जहां पर ग़ुलाम हुसैन नामी शख्स को तकरीबन 7 से 8 अगवाकारों ने अगवा किया और उसके बाद तावान की गर्ज से उसको घर पर टेलीफोन करना शुरू कर दिए। ये वाक़या इस किस्म का है कि कुछ दिन कबल एक सरकारी मुलाजिम जो कि एक सरकारी इदारे में काम करता है, ग़ुलाम हुसैन, उसको रस्ते से जाते हुए कुछ 7 से 8 अगवाकारों ने अगवा किया और उसके बाद उसको एक नामालूम जगह पर ले गए और वहाँ पर रखने के बाद उनकी फ़ैमिली से 90 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया। इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं SHO थाना सब्ज़ी मंडी और इस केस के ख़ुद सुपरवाइजरी ऑफिसर फ़वाद। इनसे हम पूछेंगे ये मामला कैसे हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया फ़वाद भाई आपका। ये क्या मामला कैसे हुआ, कैसे आपको मालूम हुआ कि इस तरह एक शख्स जो है वो अगवा होता है? ये शख्स कौन है, थोड़ी सी डिटेल्स में हमें बताएंगे? बिल्कुल, ये हमारा 30 अप्रैल की बात है। ये हमारे थाने में 15 की कॉल आई कि एक ख़ातून ने कॉल की, स्कूल टीचर थी। उन्होंने कहा मेरे खावंद हैं, वो मुझे स्कूल ड्रॉप करके घर वापस नहीं पहुंची और मेरे बेटे के नंबर पे कॉल एक आई है कि उनको किसी ने अगवा कर लिया और 90 लाख रुपये उसकी डिमांड कर रहे हैं। इट वाज वेरी अलार्मिंग। हमने अपने सीनियर्स को तमाम इस वाले से नोटिस में दिया और उसके बाद हमने इस पर प्रोसीडिंग शुरू की। जो हमारी जो टेक्निकली इस मामले में टेक्निकल टीम थी, उस तमाम टेक्निकल टीम को हमने इनवाइट किया। तमाम हमने ह्यूमन रिसोर्सेज और तमाम टेक्निकल रिसोर्सेज यूज़ किए। जिस नंबर से कॉल आई थी रैंसम के लिए, बेसिकली रैंसम 90 लाख रुपये डिमांड की गई थी। तो इस्लामाबाद कैपिटल में इस तरह की कॉल होना और इस तरह 90 लाख रुपये डिमांड किया जाना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था। हमारे सीनियर्स ने फौरी तौर पे एक टीम तश्कील दी। उसमें मैंने मेरी सरबराही में मेरे शहजाद रफ़ीक सब इंस्पेक्टर मेरे साथ थे। हमने उसको जिस नंबर से कॉल आई थी उसको ट्रेस आउट करना शुरू किया और बाकी जो उसकी जो टेक्निकल उसमें चीज़ें थी उस पर करके और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने बंदे को रिकवर भी किया और उससे पैसे। फवाद भाई, सरकारी मुलाजिम है, माली हैसियत भी इतनी ज़्यादा नहीं थी और फिर अगवाकारों ने इनको क्यों अगवा किया? इस्लामाबाद में अगर आपने अगवा बरा तावान करना भी है तो यहाँ पर तो काफ़ी आपको पता है कि काफ़ी मालदार लोग भी हैं और जैसे आपने कहा कि वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में जो कि सेफ़ सिटी है, वर्ल्ड में उसकी रैंकिंग भी है, तो उस किस्म के बंदे को उठा के लेके जाना, ये बेसिकली स्टोरी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। स्टोरी है क्या? बेसिकली हम लोग भी जब ये 15 कॉल आई तो स्कूल टीचर की तरफ से कॉल आना और उसके जो खावंद जो अब्डक्टी था वो था ग्रिड स्टेशन में वाबला में मुलाजिम था। तो हमारे लिए भी फौरी तौर पे ये हमें बात हज़म नहीं हो रही थी। लेकिन जब हमें पता चला कि जब आप ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चली, जो गवाहकार थे उनको पता था कि ये जो अब्डक्टी है इसके पास किसी की अमानत कोई 90 लाख रुपये के पैसे पड़े थे और उनको इस चीज़ का इल्म था कि इसके पास ये पैसे पड़े हैं और उसके लिए इन्होंने बाकायदा ये प्लान किया और बाकायदा उन्होंने 20 लाख रुपये के एवज़ एबटाबाद वाली साइड से बंदे हायर किए जिन्होंने बाकायदा रेंट पे गाड़ियाँ लेके आके उसको बाकायदा यहाँ से अगवा किया। उसके बाद एक सेफ़ हाउस पे रखा, वहाँ पे उसके लिए बाकायदा उसके ऊपर निगरानी की गई और सारी चीज़ें करके हमने जब उसको वहाँ से बाजियाब कराया, वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में था। और ये ये अगवा कैसे हुआ और किस तरीके से इन्होंने इनको उठाया यहाँ से? और जो आप 8 लोग बता रहे हैं वो कैसे 8 लोग इनके पास आए और किस चीज़ में उठा के ले गए और किस तरीके से कहाँ पर ले गए? क्योंकि आपके पास सेफ सिटी कैमराज भी हैं, वहाँ से भी आपने पूरी इसकी ट्रेल देखी होगी। बेसिकली इसका जो मास्टरमाइंड था वो एक पंजाब पुलिस के कांस्टेबल था। उसने ये तमाम तरतीब दी, उसने तमाम इसके लिए इंतजामात लवाजमात पूरे किए। उन्होंने रेंट पे गाड़ियाँ हायर की, एक करोला एक आल्टो गाड़ी उन्होंने हायर की। उसके बाद उन्होंने जब इसको बाकायदा जब अगवा करने के बाद इसकी मोटरसाइकिल छुपा के नई जगह पे इसको डंप किया, उसको यहाँ पे सेफ हाउस में रख के उसके बाद निगरानी करके उसके बाद रैंसम के लिए कॉलिंग करते रहे, बाकी चीज़ें करते रहे। जब हमने उनको अपरेंट किया तो ये मतलब एक प्रॉपर प्लान उन्होंने तरीके से कर किया था और मतलब इसके लिए तमाम जो उन्होंने जो उसकी ज़रूरी चीज़ें थी वो सारी की, मतलब अपनी आइडेंटिटी हाइड किया करने के वाले से, बाकी चीज़ें करने के वाले से। और उनको ये लग रहा था कि इट विल बी वेरी इजी, कि बहुत आसान होगा और फौरी तौर पे उस बंदे के पास पैसे पड़े हैं, उसके घर वाले पैनिक हो गए, फौरी तौर पे पैसे दे देंगे और हमें बंदा फौरी तौर पर बंदा रिलीज़ कर देंगे। मतलब उन्होंने पूरा प्लान करके किया था और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें उसमें जो कामयाबी दी। ग़ुलाम हुसैन साहब जो मग़वी हैं वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनसे हम पूछते हैं कि आप बीती कि ये मामला हुआ कैसे और वहाँ पर इनके साथ क्या क्या मामलात हुए और ये अगवा का वाक़या हुआ कैसे। बहुत बहुत शुक्रिया ग़ुलाम हुसैन साहब। एक तो आपको मुबारक हो कि आप खैरियत से इस वक्त अपने घर पहुँच चुके हैं और जो कि लोगों ने आपके लिए प्लान बनाया था वो अल्लाह ताला ने और इस्लामाबाद पुलिस ने नाकाम किया। बताइए हुआ कि कैसे हुआ, आपको कहाँ से उठाया, फिर कहाँ ले गए और पूरी अगर हमें थोड़ी सी आप अपना बताएं कि आपके साथ क्या हुआ। सर ये इस तरह कि मेरी वाइफ जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में होती है। मैं सुबह उनको I-10 ड्रॉप करने गया हूँ। ड्रॉप करके जब मैं I-11-2 अपने सेक्टर में पहुँचा हूँ तो साथ ही मुझे एक करोला गाड़ी ने आके रोका है
और 6 लोग मौके पर मौजूद थे। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी के अंदर डाल के मेरे मुंह के ऊपर कपड़ा डाल दिया और यहाँ से मुझे एक नामालूम जगह पे लेके गए। अच्छा। वहाँ पे जाके उन्होंने कहा कि अपने घर वालों से कॉल करके 90 लाख रुपए मंगवाएं। मैंने कहा मेरे पास नहीं है। वो कहते हैं हमें इन्फॉर्मेशन है, आपके पास पैसे हैं, आप जैसे भी आप घर वालों से मंगवाएं। फिर मैंने उन्हें बताया कि मेरा मोबाइल तो घर पे ही है, चार्जिंग पे लगा हुआ था, वो मैं साथ लेके नहीं आया हूँ। फिर उनमें से एक शख्स ने अपने नंबर से मेरी घर पे बात भी करवाई और ख़ुद भी उन्होंने ये कहा कि भाई इतने पैसे हमें पहुँचा दें। और उसके बाद ये है कि उन्होंने मेरे ऊपर तशद्दुद भी करते रहे और मुझे इसी तरह उन्होंने रखा है। कभी पट्टी बांध देते थे और कभी खोल के तशद्दुद करना, ये वो सारा कि किसी के साथ पैसे। अच्छा, जो लोग थे वो आपने जब आप वहाँ पर पहुँचे तो आपके मुंह पे कपड़ा था हटा दिया, या जब तो आपने उनकी शक्लें वगैरह देख ली थी, पता था कौन है, किस किस्म के लोग थे? जी 6 लोग जो सामने आए थे उनको मैं बेसिकली नहीं जानता था। मुझे नहीं इससे पहले नहीं देखा था? जी बिल्कुल, मुझे नहीं पता था कि ये कौन लोग हैं या किस लिए मुझे इन्होंने अगवा किया। बाद में जब पुलिस आई, इन्होंने मुझे रिकवर किया, तो तब इन्होंने जिन लोगों को पकड़ा उनमें 2 बंदे ऐसे थे कि जो मेरे जानने वाले थे। लेकिन जब तक पुलिस ने ये कार्रवाई नहीं की है, मेरे सामने जो शख्स थे उनके नाम तो मुझे वहाँ पे डिस्क्लोज़ हुए हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि ये कौन है या इनका क्या मकसद है, या इनको कहाँ से इन्फॉर्मेशन है, ये क्या चीज़ है, किस लिए ये करना चाह रहे हैं। जो 2 आपके जानने वाले थे वो, उनको आप कैसे जानते हैं? सर वो इस तरह के हमारी एक बिज़नेस डील चल रही थी प्लाट की, तो वो इस तरह का झांसा दे के तो इस तरह अमाउंट मंगवा के, और फिर उनको पता था कि उनके साथ पहले दिन हमारी डील होना थी, उन्होंने ख़ुद डिले की है। और जो मेरे दोस्त थे जिन्होंने वो प्लाट ख़रीदना था, उन्होंने वो पैसे मेरे पास सिक्योर जगह थी, सरकारी जगह, जी, उन्होंने मेरे पास रखवा दिए कि चलो कल अगर डील होगी तो हम इनको पेमेंट कर देंगे। जी बिल्कुल। और मीनवाइल इन्होंने, इनको पता था मेरे पास पड़े हैं और इन्होंने मुझे सुबह पहले टाइम ही, उस टाइम से पहले ही, डील से पहले उठा। जी, मतलब आप कहने का मकसद है कि ये जो इसमें पंजाब पुलिस वाला मुलाजिम भी था, ये आपकी प्लाट की, आपके दोस्त के प्लाट की डील करवा रहा था और उन्होंने एक दिन का टाइम आपसे डिले मांगा, हमने कहा हम देखते हैं, और पैसे आपके दोस्त से मंगवा के आपके पास अमानत रखवा लिए थे। ये सारी स्टोरी उनको पता थी? जी बिल्कुल, क्योंकि वो उसका भाई जो है और उसके चचा, वो दोनों प्रॉपर्टी का काम करते हैं और उन्होंने यही झांसा दे के हमारे से पेमेंट मंगवाई थी। उन्हें पता था कि इनके पास पेमेंट पड़ी है तो हम इन पे इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो ये मजबूरन हमें पेमेंट दे देंगे। किस किस्म का तशद्दुद करते थे? आपकी खाना वाना देते थे आप? सर उन्होंने पानी मुझे दिया है, उसके अलावा ये है कि कभी खड़ा कर देते, कभी मारते थे टांगों से या हाथों से या कुछ, वो सर में मारते थे और यही कह रहे थे कि आपके जब तक पेमेंट नहीं देते हैं तब तक हम आपको नहीं छोड़ेंगे। इस तरह बार बार तशद्दुद करना, कभी कहना कि इसके कपड़े उतार दो, ये कर दो, वो कर दो, ज़हनी टार्चर बार बार। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, जैसे कि हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद का थाना सब्ज़ी मंडी, और जहाँ पर ग़ुलाम हुसैन को कुछ पैसों की खातिर अगवा किया गया और उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस थाना सब्ज़ी मंडी ने ऐसे तरीके से बग़ैर तावान की रकम दिए हुए ग़ुलाम हुसैन को बाज़ियाब कराया। आपने आईओ की गुफ्तगू भी सुनी, जो मगवी ख़ुद उसने जो बात की वो भी आपने सुन ली। इस वक्त हम मौजूद है एसएसपी ऑपरेशन शुएब खान साहब के पास, जो कि इस पूरे केस को खुद सुपरवाइज़ भी कर रहे थे और तमाम चीज़ें जो हैं इन्होंने ख़ुद ही जो है वो सारी देखी भी हैं। इनसे पूछते हैं कि ये मामला क्या था। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब साहब, ये क्या मामला था थाना सब्ज़ी मंडी? एक तो बड़ी अच्छी एफर्ट है, लोग बड़े खुश भी हैं। मगवी से हमारी बात हुई, उनका भी कहना था कि मुझे अल्लाह ने दूसरी ज़िंदगी दी है। क्या मामला था सारा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, ये कुछ दिन पहले एक ग़ुलाम हुसैन साहब आए, इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय बेसिकली, और ये कॉल आई इनकी वाइफ की तरफ से हमारे पास 15 के ऊपर कि मेरे हस्बैंड उसको किडनैप कर लिया और इतनी जो है मेन रीज़न इज़ द रेंसम, और उसकी जो रेंसम की डिमांड की जा रही है 1 करोड़ रुपया, अराउंड 90 लाख रुपए उन्होंने डिमांड की। केस के ऊपर हम लोगों ने काम स्टार्ट किया और उसके पीछे जाने की कोशिश की। फिर उसमें देखा गया जो कॉल आई थी बेसिकली वो ग़ुलाम हुसैन के अपने मोबाइल पे आई थी। वो मोबाइल अपना घर छोड़ के गया था, उस वाइफ गवर्नमेंट सर्वेंट है और वो उनको ड्रॉप करने गया था घर, उसका मोबाइल चार्जिंग, तो मीनवाइल रास्ते में उसको किडनैप कर लिया गया। अब जब हमने उस नंबर के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, टेक्निकली चीज़ों को देखना शुरू किया, नंबर की कोई चीज़ तो हमें डिटेल नहीं मिल रही थी क्योंकि वो नंबर पे सिर्फ इंटरनेट यूज़ हो रहा था। हमने उसके फिर भी कुछ लिंक्स और कनेक्शंस और टेक्निकली काम करते हुए जब हम उसमें मज़ीद आगे बढ़े तो हमें एक और बंदा उसके अंदर मज़ीद आइडेंटिफाई हुआ। जब उसमें बंदा आइडेंटिफाई हुआ, हमने लोकेशंस पे काम करके जब हमने बंदे को पिक किया तो उसके बाद हमें जो डिटेल थी वो आहिस्ता आहिस्ता केस जो है ओपन अप होना शुरू हुआ। तो बेसिकली इसकी स्टोरी ये है कि द पीपल
इस जो लोग थे जिन्होंने ये सारा वकूआ किया और जो बंदे हायर किए गए और हायर करने वाला बंदा जो था वो गुलाम हुसैन को बेसिकली पहले का जानता था। गुलाम हुसैन के पास एक अमाउंट ऑलरेडी पड़ी हुई थी जो कि उसका एक दोस्त था जिसने एक प्लाट लेना था, उसने इसके पास रखा दी इमानतन कि आपका सरकारी घर है तो मैंने प्लाट लेना है, सेफ़ रहेगी, तो उसने अपने पास रखवा दी। अब जो बीच में जो डीलर था, जो डील करवा रहा था, उसको ये पता था कि प्लाट तो उसके दोस्त ने लेना है, लेकिन अमाउंट इसके, उसने बंदे हायर करके बीच में 20 लाख रुपए के ऊपर अराउंड 5 से 6 लोग उसने हायर किए। वो सारे लोग भी हमने अरेस्ट किए हैं, तो उनको हायर करके उन्होंने इसको किडनैप कर लिया। तो आपके लिए एक अलार्मिंग नहीं था कि इस्लामाबाद सेफ सिटी में एक रैंसम की कॉल होना, हुआ बड़ा तावान, एक बहुत बड़ी, तो ये इसको फिर आपने कैसे चैलेंज ले लिया, इसको कैसे देखा? हाँ, इस्लामाबाद बिल्कुल सेफ सिटी है, आबादी है यहाँ पे, लोग जहाँ पे रह रहे हैं, और देखिए जहाँ पे आबादी वहाँ पे क्राइम तो है। आप क्राइम को बिल्कुल ज़ीरो नहीं कर सकते, आप आप उसको नीचे नहीं ला सकते। आपकी सराउंडिंग में आपको 3 डिस्ट्रिक्ट लग रहे हैं, आपको एक तरफ से रावलपिंडी लग रहा है, आपको फिर टेक्सला वो एक तहसील एक वो लग रही है, फिर आपको आर्किटेक्चर है, आपको हरीपुर टच कर, आपको मरी वाली साइड टच कर रही है, तो यू आर बेसिकली सराउंडेड बाय डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स। तो पीपल कैन पेनिट्रेट इनसाइड इस्लामाबाद, लोग आते हैं जाते हैं, हमें चेकिंग भी बड़े रीज़नेबल तरीके से करनी पड़ती है, बड़े मेरिट्स को, बड़ी हर चीज़ को, गुस्से हो जाते हैं, तो नाराज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं अगर हम बड़ा, तो इस दौरान क्राइम बिल्कुल ज़ीरो नहीं किया हो जाता है क्राइम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस की, इस्लामाबाद पुलिस की जो ट्रैकिंग है, जो ट्रेसिंग है, और कोई भी मेजर केस, हाइप केस हो तो हम 24 घंटे पूरी टीम फुल फ्लैश तरीके से उसके ऊपर काम कर रही होती, मुसलसल कंटिन्यूसली काम कर रहे होते। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा रिकॉर्ड सही है इस पूरी टीम का, जो अभी तक जो टीम इस्लामाबाद है, इट्स गोइंग वेरी गुड। ये प्रोग्राम जुर्म सलाह के लिए मैं हूँ राजा रियाज अहमद राशि गुजरात से। हम इस वक्त DPO ऑफिस में मौजूद हैं। यहाँ पे गुज़श्ता 3 माह की जो रिकवरी है उसमें बहुत सारे इन्होंने मुख्तलिफ अशिया बरामद की हैं और कैश भी चोरों से रिकवर किया, काफ़ी गैंग भी उनने गिरफ़्तार किया, और इसके अलावा मंशियात और नाजायज़ असला भी बरामद किया। हम इनसे पूछते हैं कि उनने कितने मुकदमा दर्ज किए और कितने मुलज़मान को गिरफ़्तार किया। ये इस वक्त हमारे पास जो गुज़श्ता 3 महीने की जो इनकी सर्कल की जो एक इन्वेस्टिगेशन की थी उसमें से ये यहाँ पे एक साहब मौजूद है जिनका जो है वो इनकी एक कज़न की दुकान में जो चोरी हुई थी जो लाखों की थी और पुलिस ने रिकवर करके उनको वापस किया। तो मैं इनसे पूछता हूँ जी कि वो कैसे हुआ ये सारा। आप ये बताइएगा कि पुलिस ने ये किस तरह ये अपनी रिकवरी की और आप क्या समझते हैं? पिछले दिनों मेरे कज़न की दुकान में चोरी हुई थी तकरीबन 30-35 लाख रुपए की, उसकी हमने FIR दर्ज कराई, तो पुलिस ने मुलज़मान को भी गिरफ़्तार किया और हमारी बरामदगी भी की। मैं समझता हूँ कि अगर पंजाब पुलिस को मज़ीद जो है सहूलतें फ़राहम की जाएँ तो क्राइम में काफ़ी कमी आ सकती है। हाँ जी, मैं इस वक्त यहाँ पे पुलिस स्टेशन में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो है यहाँ पे एक साहब मौजूद हैं जिनका जो मोटरसाइकिल रिकवर हुआ। हम इनसे पूछेंगे कि आपका मोटरसाइकिल किस तरह रिकवर किया पुलिस ने, आप पुलिस के बारे में क्या कहते हैं? आप बताइएगा कि आपका मोटरसाइकिल कैसे रिकवर हुआ है और आप क्या समझते हैं कि पुलिस की क्या कारकर्दगी? फरवरी को मेरा जो है ना बाइक जो है ना चोरी हुआ था गली से, तो मैंने रिपोर्ट कराई थी थाना में, तो इन्होंने 15 दिन के अंदर अंदर ना वो मुझे रिकवर करके दिया और माशाल्लाह अच्छी कारकर्दगी है इनकी। और इसी तरह अगर ये काम करते रहें तो काफ़ी बेहतरी हो जाएगी इंशाल्लाह। जी, मैं इस वक्त SP इन्वेस्टिगेशन रियाज अहमद नाज साहब के पास मौजूद हूँ। हम इनसे पूछते हैं कि गुज़श्ता 3 महीने में जो क्राइम हुआ है वो किस हद तक कंट्रोल हुआ और कौन कौन से क्राइम में मुलज़मान को गिरफ़्तार किया गया। आप ये बताइएगा कि गुज़श्ता 3 महीने से जो क्राइम में असला, नाजायज़ असला और मंशियात जो है उसमें किस हद तक कामयाबी हुई और कितने? जी अल्हम्दुलिल्लाह आईजी साहब के विजन और CM साहबा का जो है इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक हमने एंटी सोशल एलिमेंट्स जो है उनके खिलाफ भरपूर अपनी कंपेन शुरू की हुई और पर्चे दे रहे हैं। आज तक हमने तकरीबन 800 मुकदमा असले का, मुख्तलिफ़ किस्मों का असले का दर्ज किया है, जिनमें कलाशन कोर्स भी हैं, राइफ़ल्स भी हैं, पिस्टल भी हैं, तो उनके मुलज़म गिरफ़्तार करके हमने जेल भेज दिए हैं। अच्छा, बताइएगा कि मंशियात के किस हवाले से? तकरीबन 450 मंशियात का पर्चा हमने आज तक दिया है अभी तक, और उन 450 में भारी मिक़दार में चर्स भी है,
हेरोइन भी है, आइस भी है और बहुत सी चालू शराब की भट्टियाँ भी हमने पकड़ी हैं और ये बंदे भी गिरफ़्तार करके हमने जेल में भेज दिए। बताइएगा कि इस सिलसिले में कोई कैंपेन चली थी या चला रहे हैं इस वक्त भी? जो नहीं, कोई कैंपेन नहीं है, ये हमेशा से चल रही है। एंटी सोशल एलिमेंट्स के ख़िलाफ़ हम वक्त हम काम कर रहे हैं और ये कोई हमारी कैंपेन नहीं है। जहाँ से भी हमें ऐसी एक शिकायत मिलेगी या थानों में इंस्ट्रक्शंस हैं, कोई भी बंदा ऐसे जराइम में मुलव्वस है उसे फौरी गिरफ़्तार करें, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी, इस वक्त मैं DSP खारियाँ शाहिद महमूद साहब के दफ्तर में मौजूद हूँ। इनके पास जो 5 थाने हैं, ये सर्कल खारियाँ के नाम से है और इन थानों में कोटला रब अली खान, गुलियाना, खारियाँ कैंट, खारियाँ सदर और डिंगा भी शामिल है। और हम इनसे जो गुज़श्ता 3 माह की कारकर्दगी है उसके ऊपर हम बात करेंगे और इनसे पूछेंगे क्राइम की रेशो क्या रही है और इसके अलावा यहाँ पे कत्लों की रेशो भी क्या रही है, तफ्तीश कहाँ तक है। आप ये बताइएगा जी कि ये इस वक्त आपके ये सर्कल में किस हद तक 3 महीने की क्राइम रेशो रही है और उसमें क्या क्या क्राइम हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली जी जो हमारे क्राइम के हवाले से जो कुछ जो कैटेगरीज़ हैं कि एक क्राइम होता है अगेंस्ट पर्सन, एक होता है अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे लोगों के जो सिविल मामलात हैं प्रॉपर्टी के लेन देन के, वो काफ़ी ज़्यादा हैं, कोर्ट्स में चल रहे हैं, उसके हवाले से भी है। बाकी जो हमारा पुलिस का मेन काम है जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना और जो शरीफ शुरफा हैं और जो शहरी हैं उनकी जान माल और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ जो है उसको यकीनी बनाना, उस हवाले से जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह डकैती की हमारी कोई भी वारदात नहीं है 3 माह के अंदर। कुछ रबरी की वारदातें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें हमारी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है रिकवरी का भी और जो गैंग हमने बस्ट किए हैं उसके। इसके अलावा आप ये बताइएगा कि यहाँ पे कत्ल कितने हुए हैं और डकैती तो रबरी चले हैं, वो तो मेरा ख्याल है आपकी बेहतर कारकर्दगी है, उसमें आपने कोई क्या लाएअमल ऐसा इख्तियार किया जहाँ पे कंट्रोल हुआ, लेकिन कत्लों के हवाले से? जी, एक तो डकैती और रबरी के हवाले से जो हमारी पुलिस है खारियाँ सर्कल, वो इस हवाले से एप्रिसिएशन और शाबाश का मुस्तहिक है कि जहाँ पे जो सीनियर ऑफिसर जो हमारे हाई अप्स हैं उनके जो अहकामात हैं उनके मुताबिक उनकी रोशनी में उनकी कंप्लाइंस करते हुए जहाँ जहाँ पे भी हमने क्राइम पॉकेट्स देखी हैं, जहाँ पे भी वो मशकूक जो है ना सरगर्मियों लोगों की देखी, वहाँ पे नाकाबंदी की गई है, गश्त को बड़ा मौसर किया गया है और प्रॉपर विजिलेंस की गई है, जिसकी वजह से ये हमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हासिल हुई है। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं गुजरांवाला के नवाही गांव रताली विरका। ये गांव अड़ताली विरका के नाम से मशहूर है। इसकी तहसील नौशहरा विरका है और थाना ततलियाली का ये एरिया है। ना सिर्फ रताली विरका बल्कि ये जो पूरा एरिया है ये दुश्मनियों, लड़ाई झगड़ों की वजह से मशहूर है। इस बेल्ट पर आए रोज़ लड़ाई झगड़े और मामूली तलख कलामियों पर कत्लो गारत होती रहती है। और आज हम आपको जिस वाक़े के बारे में बता रहे हैं इसमें ना तो कोई बड़ी दुश्मनी है और ना ही बज़ाहिर कत्ल की कोई बड़ी वजह सामने आ रही है, लेकिन इसके बावजूद चच्चा ने इमरान उर्फ शेरू जिसका नाम है, एक विलन की तरह फायरिंग करते हुए अपने ही भतीजे उस्मान विरक समेत 5 अफराद को कत्ल कर दिया। ये जो जगह जहां मैं मौजूद हूं ये क्राइम सीन है। एक पेट्रोल स्टेशन बनाया हुआ था मकतूल उस्मान विरक ने, जो बाद में बंद कर दिया गया। यहां उस्मान अपने दोस्तों के साथ बल्कि अपने मुसल्ला मुहाफ़िज़ों के साथ सुबह सवेरे सोया हुआ था। उसका चच्चा इमरान शेरू आता है, उसके पास राइफ़ल होती है। उस्मान चच्चा को देखकर दरवाज़ा खोलता है लेकिन चच्चा फायरिंग कर देता है। उस्मान और उसके साथ जो 2 मुहाफ़िज़ थे वो दम तोड़ जाते हैं। यहाँ से जो मुल्ज़म इमरान शेरू है वो साथ ही सड़क के दूसरी तरफ जो इनका गांव है रताली विरका, वहाँ जाता है। वहाँ हवेली में जाकर फायरिंग करता है और 3 अफराद को गोलियां मार देता है। 2 अफराद मौका पर जाँ बहक हो जाते हैं और एक ज़ख्मी होकर अस्पताल में जाकर दम तोड़ देता है। 6 अफराद को गोलियां मारने के बाद इमरान उर्फ शेरू यहाँ से फ़रार हो जाता है। इमरान के साथ क्या हुआ आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि जब यहाँ पर गोलियाँ चल रही थी ये साथ ही
पेट्रोलिंग पुलिस की चेक पोस्ट है। बिल्कुल चंद कदमों के फासले पर पेट्रोलिंग पुलिस की चेक पोस्ट है, जहां इतना बड़ा वाक़या हुआ। मुलज़म आया, उसने फायरिंग की, 3 अफराद को कत्ल किया, यहां से सड़क के दूसरी तरफ गांव में गया, वहां दोबारा लोगों पर गोलियां चलाई और फिर आसानी से इस एरिए से फरार हो गया। यहाँ क्राइम सीन मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा दिखा दे। यहाँ एक जूता पड़ा हुआ है, शायद मकतूलीन में से किसी का है, और इसी तरह यहाँ दूसरी तरफ भी 2 जूते पड़े हुए हैं। यहाँ जब पुलिस मुकाबले में SHO ज़ख्मी हो गए तो पुलिस नफरी फौरी तौर पर ज़ख्मी SHO और जो शेरू के साथ ज़ख्मी गनमैन था उनको लेकर DHQ अस्पताल पहुँचे। ज़ख्मी SHO अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इमरान विरक, जो मकतूल उस्मान विरक है उसके ये मामू हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान बड़ी दोस्ती थी। तो इनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल हुआ क्या है। सर बताइएगा, ये हुआ क्या? कोई ख़ास इनकी दुश्मनी ऐसी नहीं बताई जा रही, क्यों इतना बड़ा स्टेप उठा लिया उसने? इसमें यह है कि इसमें कोई एक दूसरे के साथ होता है, थोड़ी बहुत भी बंदा रंजश होती है, बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, वो भी इनका चाचू जो शेर विरक है जिसने ये बड़ा जुल्म किया हमारे साथ, वो आता रहा हमारे साथ, बैठ के खाना इकट्ठे खाते रहे हैं। उस्मान, हम दोस्त हैं मेरे 4-5 दोस्त, हम इकट्ठे दिन रात रहते थे। 5-6 दिन पहले भी आया, हमारी टिकटॉक बनाई है खुद उसने। इसमें है ना कि बंदा थोड़ा सा पता हो कि यार ये फ़लानी रंजश है, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए था। मामूली सी भी हमें किसी चीज़ का पता नहीं कि मामूली सी, या देखो उस्मान और हम 4-5 दोस्त इकट्ठे रहते थे, अगर होती भी कोई तलख कलामी हमें सबसे कोई झगड़ा नहीं। और ये जो खरबूजों वाला बताया जा रहा है कि खरबूजों का ट्रक था, उस पर शेर अली ने 10 रोज़ पहले फायरिंग की थी, ये वाक़या क्या हुआ था? ये वाक़या इस तरह हुआ था कि शेर अली ने कुछ ज़मीन दी थी, 100 एकड़ ठेके पे दी हुई थी। वो उनके साथ झगड़ा हो गया कि उन्होंने ठेका नहीं दिया ठेकेदारों ने। ठीक है, इसने गाड़ी रोक ली। ठीक है, उन्होंने कहा ठेकेदारों की, उन्होंने कहा कि अगर पैसे दोगे तो मैंने जाने देना है। वो तो ठेकेदार का और वो उनका शेर का रौला था, इनके साथ तो उनका कोई ताल्लुक नहीं था। तो इन्होंने तो मदद की थी, छुड़ाया था, ये बताएं। ये किया कि ये जो उस्मान है ना, जो अभी मर्डर हुआ है जिसका, इसने उसकी ज़मानत करवाई, इसने और इसका बड़ा भैया सरदार, उन्होंने इनकी ज़मानत करवाई। ठीक है, इनको छुड़वा के लेके आए, खुद ज़मानत दी कि हमारे चाचू हैं, हमारी बेइज्जती है, नामी ग्रामी लोग हैं, ये कौन से आम लोग हैं, शख्सियत है इलाके की, ज़मींदार हैं, काफ़ी इनकी ज़मीनें हैं, इस इलाके के सबसे बड़े ये ज़मींदार हैं और चचा भतीजा हैं। तो शेर अली के बारे में थोड़ा सा बताएं। ये पहले सियासत में भी रहा है, क्या यूनियन कौंसिल का चेयरमैन बना था, किस जमात से था? ये बस खुद ही बासर शख्सियत थी, खुद ही बन गया किसी जमात का, इतना कुकाफ लीग के दौर के ये एक दफ़ा UC का चेयरमैन बना था। जी, अब हम पहुंचे हैं DHQ अस्पताल गुजरांवाला, जहां हमारे साथ मौजूद हैं गुजरांवाला पुलिस के वो बहादुर SHO सफदर अता भट्टी, जिन्होंने कत्ल की इस अफसोसनाक वारदात के बाद ना सिर्फ फौरी मौका पर पहुंचे बल्कि उस ख़तरनाक मुलज़म इमरान उर्फ शेरू से मुकाबला भी किया। तो सफदर अता भट्टी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर एक तो बताइएगा, आम तौर पर तो लोग कहते हैं ऐसे मौके पर पुलिस पहुंचती नहीं, तो आप पहुंच गए और उस मुलज़म को जाकर मुकाबला भी किया। कैसे हुआ ये सारा कुछ? जब आपको इतला मिली, कैसे आपने उसको तलाश किया फौरी? मैं उस वक्त पुलिस स्टेशन में मौजूद था। मुझे वायरलेस के ज़रिए इतला मिली कि एक इमरान और शेरू है, वो लोगों को ज़ख्मी कर रहा है, उसमें कुछ जो है वो मर्डर हो गए और कुछ ज़ख्मी हालत में 48 विरका। मैंने फौरी अपने जवानों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके फौरी अपनी गाड़ी में फौरी मैं 48 विरका रवाना हो गया। वहाँ जाकर मैंने चेक किया कि जो शहरी जो थे ज़ख्मी थे, मैंने वहाँ नौजवानों को पॉइंट किया कि इनको फिलफौर आप हॉस्पिटल पहुँचाएँ और मैं असल मुलज़म की तरफ जो भागा हुआ है उसकी तलाश करता हूँ। फिर मैंने IT से इसकी हेल्प ली, उसकी लोकेशन ली, जो कि लोकेशन उसकी आई ततले वाली महर पेट्रोलियम के पास। फिर मैं अपनी टीम लेकर उधर रवाना हुआ। फिर वहाँ मैंने जाके देखा है कि वो हमारे चारों तरफ से हमने घेर लिया है और वो वहाँ से अपनी गाड़ी स्विक में
और स्विच लगा के वो भागने की कोशिश करने लगे। एक वीडियो भी आई है, उसमें देख रहे हैं कि वो कार में सवार होकर शायद फरार होने वाला था और आपने पीछे से आके उसको पकड़ लिया है। तो जाहिर है वो तो छोटी सी वीडियो है, वहाँ पर मुकाबला हुआ, कैसे हुआ ज़रा थोड़ा सा बताएं। वो एक छोटा सा क्लिप आया है उसमें, क्योंकि मैंने इसको एक हफ़्ता पहले भी इसको पकड़ के इसने एक फायरिंग की थी, उसमें मैंने इसको गिरफ़्तार करके इसको जेल में भेजा था। मैं इसको शनाख्त करता था, तो कुछ बाकी जो पुलिस वाले थे वो इसको इतना शनाख्त नहीं करते थे। तो वो एक छोटा सा वो क्लिप है आपके पास, लेकिन असल में फिर इसको जब मैंने देखा कि ये आ रहा है, मैंने इसको दबोचा और दबोच के फिर इसने फायर लगा। मैंने इसको पकड़ा है अपने महकमे का वक़ार के लिए, अपने महकमे की इज़्ज़त, अपने कमांडर के हुक्म के लिए। प्रोग्राम जुर्म सज़ा के साथ पेशावर से मैं हूँ अबू बकर सदीक। नाज़रीन, पेशावर में एक बार फिर कत्ल व इक़दाम कत्ल के वाक़यात में इजाफा देखने में आया है और अभी गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान कत्ल के तकरीबन 10 से ज़्यादा वाक़यात जो है वो रोनुमा हो चुके। इन वाक़यात में कुछ ऐसे भी हैं जिनकी वजूहात जब इंसान को पता चले तो काफ़ी दंग रह जाता है और काफ़ी हैरान कुन वजूहात होते हैं। कुछ अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ है, उसी का जिक्र हम आज करेंगे और आज हम अपने नाज़रीन को उस वाक़े से मुतल्लिक़ तफ़सीलात फ़राहम करेंगे। फ़कीराबाद का इलाका है जहाँ पर अंडे लड़ाने के मामले पर जो है फायरिंग हुई है और इस फायरिंग में एक शख्स जाबाक जबकि 2 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। ये वाक़या कैसे पेश आया, मुलज़मान गिरफ़्तार है या नहीं और इस मकतूल के अहल खाना क्या कहते हैं, आज हम ये तमाम तर तफसीलात जो है वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। जी, सबसे पहले जो है हम इस वाक़े के जो शमदीद गवाह जो थे और इस मकतूल के नेबर जो है फवाद, उनसे हम बात करेंगे और इस वाक़े के हवाले से पूछेंगे। जी बताइएगा, आपने सब कुछ देखा, किस तरह वाक़या पेश आया, किस तरह जो है इस मकतूल को कत्ल किया गया है और मुलज़िमान जो है वो क्या फरार हो चुके हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, ये 2-3 दिन का वाक़या है। मैं घर में था, अचानक गली में से शोर मचा के मतलब मैं बाहर निकला कि क्या वजह है, क्या ये शोर क्यों है। तो उधर जो मैं रिसेंटली उधर मौके पे पहुंचा तो उधर हमारा जो नेबर है हमज़ा ख़ान, वो ज़ख्मी हालत में पड़ा था। फिर मैंने लोगों से, उधर के लोगों जो है ना, उनसे बात की कि ये क्या वजह है कि ये, तो हमज़ा खान चूँकि इधर उसका दूध की दुकान है उधर, तो उनके दुकान के सामने कुछ ये छोटे बच्चे थे, तो वो अंडे लड़ाने वाले अंडे लड़ाते, अंडे बेचते भी और लड़ाते भी हैं, मतलब वो बॉयल्स एग होते हैं वो उसको। तो उन्होंने मैंने जब और से लोगों से बात सुनी तो इस तरह है कि ये इसके दुकान के सामने ये अंडे का कारोबार करते थे, वो ये अंडे लड़ाने वाला खेल रहे थे, तो वो ख़त्म हो गए। तो उसने ऐसे ही कहा कि ख़त्म हो गए और लाते हो कि नहीं, ऐसी एज़ यूजुअल जिस तरह लोग जनरली इस तरह वो बात करते हैं। तो उसमें उन बच्चों के साथ उनके बड़े भी थे, उसको पता नहीं था, तो उसने उससे मतलब रीजनिंग की और उसको थप्पड़ दिया कि तुम्हारा इसमें क्या काम है और ये वो है। तो उसने कहा कि मैंने तो कोई ऐसी बात की ही नहीं कि मतलब झगड़ा है। और फिर ये भी तेश में आ गया, उसने भी कुछ ऐसा कह दिया। फिर वो दूसरा 2-3 बंदे और आए, उसको और थप्पड़ दिया। तो ये घर की तरफ आ गया, गुस्से की हालत में आ गया कि मैं घर जब मैं इनको अभी सबक सिखाता हूँ। जिस तरह मतलब एक ह्यूमन नेचुरली ऐसी बात होती है, जब बंदे को गुस्सा आता है तो वो हो जाता है। तो ये आया है घर पे, तो उसको बाप को कहे कि मुझे पिस्तौल दो, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, ये वो है। लेकिन घर वालों ने इससे कहा कि नहीं भाई बेटा, ये बात इतनी बड़ी नहीं है कि आप जितना आप इसको सीरियस ले ले रहे हैं। खैर वालिद साहब ने इससे कहा चल मैं चलता हूँ कि क्या बात है। ये उसके पीछे गए, जब इस तरह गए तो वो लोग पहले से ही असला बरदार थे, उन्होंने पहले से ही मतलब वो इस फिराक में बैठे हुए थे कि बंदा आएगा उनके साथ हम होंगे। उसकी CCTV भी कैम में मौजूद है। तो जैसे ये गए तो उन्होंने उस पर फायर खोल दी और उसको जो है ना मौके ही बस उस पर एक गोली लगी, उन मौके पे वो जाम भाग हो गए। अच्छा, आप भी बताइएगा इस वाक़े के हवाले से, क्या ये जो मकतूल है हमज़ा, ये घर के वाहिद कफ़ील थे, बड़े फ़र्जंद थे, कब शादी हुई थी उनको, और ज़ाहिर सी बात है एक बड़ा नुकसान है, क्या कहेंगे इस पर? इसकी तकरीबन 2-2.5 साल पहले शादी हुई थी और एक बेटी है इसकी तकरीबन 14 महीने की। और ये घर का बड़ा बेटा था,
सब कुछ यही जिम्मेदारी इसके सर पे थी। जी एक और जो इनका रिलेटिव है चाचाजाद भाई है इस मकतूल का, उनसे भी बात करेंगे। और उनके साथ जो है ये वो बच्ची है जो कि मकतूल हमज़ा की ये बेटी है, 13 महीनों की ये बेटी है उसकी। और ये जो आप देख सकते उनके चाचाजाद भाई के हम मामू जो है वो उनकी गोद में है। आप बताइएगा क्या इस वाक़े के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं हमज़ा का मामू हूँ। मैं जस्ट आप लोगों को ये बताऊंगा कि हमज़ा जो है ना बहुत हंसमुख इंसान था, बहुत अच्छा इंसान था। उसके ऐसी गैर एक्टिविटीज़ नहीं थे। वो अपनी कारोबार दूध का उसकी शॉप थी, वो कर रहा था, अपनी बेटी के साथ आउटिंग कर रहे थे, बस ये उसकी एक्टिविटीज़ थे, उसकी रूटीन थी। तो ऐसा बंदा तो नहीं था जिस लोगों ने जिस तरह मारा गया। उनसे पहले उसके लिए प्लानिंग बनाया था, 10-14 बंदे थे, कितने थे, एक ग्रुप था, वो बैठे हुए थे, उसके था इसला तमाचा वगैरह सब कुछ था और पहले से वो प्लानिंग कर चुका था। लेकिन उसको पहले मारा गया बेदर्दी से, उस पे बदन पे ज़ख्मे थे, सारी उसकी बदन ऐसी हालत थी। हम उनके साथ मतलब जो उसकी वो लाश के बाद वो उसको फ्रेश कर रहा था ना, तो उसके जो निशानात मैंने देखे ना, तो वो ऐसे इंसान की नहीं होती। फिर उसको ऐसी प्लानिंग बनाई थी कि उसको तमाचे के सामने से बिल्कुल सीने पे 1 गोली या 2 गोलियाँ लगी थी ना, लेकिन वो बंदे थे ना, एक ग्रुप था। और ऐसा इंसान था कि मैं आपको बताऊं कि ऐसा इंसान मैंने नहीं देखा, बिल्कुल हंसमुख इंसान। एक पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन है? मुतमईन तो इसलिए नहीं है कि मतलब इस तरह नहीं है कि मौके पे नहीं थे, लेकिन फिर जब हमने FIR किया तो उसने बहुत सपोर्ट किया, हमें बहुत तसल्ली दी, हौसला दिया। जी जिस तरह के हमने कहा था कि इस वाक़े के हवाले से हम पुलिस हुकाम का भी मौक़िफ़ लेंगे, तो इस वक्त हमारे साथ SP फ़कीराबाद तलाल साहब मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि वाक़या कैसे पेश आया है और क्या इसमें कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। सर इस वाक़े के हवाले से तफसील बताइएगा, किस तरह ये वाक़या पेश आया। जिस तरह बताया जा रहा है कि एंडो पिक के तनाज़े पर यह वाक़या पेश आया, तो क्या वाकई यही वजह थी और क्या इसमें किसी किस्म की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, क्या अपडेट है? बेसिकली ये एक सॉर्ट ऑफ ए गेम है जो गलियों में खेली जाती है, जिसका एक डिफरेंट सा प्रोसीजर है, इस एरिया में काफ़ी कॉमन है। तो इस गेम के तनाज़े पर इनका पहले झगड़ा हुआ, ठीक है। वो झगड़ा जो है वो बढ़ता गया, इनके फैमिलीज़ इन्वॉल्व होना शुरू हुई, इनके पेरेंट्स, इनके भाई वगैरह जब इन्वॉल्व हुए तो मामला मज़ीद गर्म हुआ और एक्सचेंज ऑफ फायर शुरू हो गया। एक्सचेंज ऑफ फायर शुरू हुआ तो मज़ीद जो है उन लोगों ने अपने करीबी लोगों को बुलाया और फायरिंग के तबादले में जो है ये ज़ख्मी हुए और फिर इसमें ये फौत हो गए। तो ये इनका जो है दोस्त थे आपस में, ये लोग रूटीन में ये गेम खेलते थे, लेकिन जो एक छोटी सी मुँह ज़बानी तकरार पे ये मामला इतना एग्रेवेट हुआ। अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है कि दूसरे फरीक पे का जो शख्स ज़ख्मी हुआ था तो उसकी भी मौत वाक़या हो गई, तो क्या इस पर कोई हकीकत है? बिल्कुल, ये दूसरे फरीक से भी जो है ज़ख्मी हुए थे, क्रॉस फायरिंग था, फायरिंग का तबादला था, तो वहाँ से भी जो है एक कैजुअल्टी है। तो ये मामला अभी जो है ज़ेर तफ्तीश है और दोनों पार्टीज़ जो हैं वो इस टाइम पुलिस की उसमें गिरफ्त में शामिल करने के लिए कोशिश जारी है। जी, सरगोदा की तहसील कोट मोमन के गांव 12 जनूबी जिना कॉलोनी में कल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर खेलते हुए 6 मासूम बच्चियां दम घुटने से, जो गंदम में रखने वाला ड्रम होता है उसमें दम घुटने से जान बहक हो गई। इस वक्त उस घर में मैं मौजूद हूं और उस घर की फैमिली के मेम्बरान मेरे साथ मौजूद हैं कि उनसे यही पूछना चाहेंगे कि ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया और ये इस हवाले से वो उनका क्या राय है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, मैं इनका हमसाया हूँ। ये तकरीबन दिन 12 बजे का टाइम है जब ये इनके वालिदैन गंदम कटाई के लिए गए हुए थे। जब वापस आए तो बच्चियाँ खेलती खेलती ड्रम गंदम वाला जो होता है 5 फुट उसमें दाखिल हुई हैं। ऊपर से दरवाज़ा बंद हो गया है, बच्चियाँ कोशिश करती लेकिन नहीं खुला। जब इनका वाला साहब आया उन्होंने खोला तो बच्चियाँ अंदर वफात पा चुकी थी। चाचा दी बेटियां सन 2-4 मेरियां सन ते मैं गंदम लैन गया सी। गंदम की कटाई शटाई किसी तो दाने शाने इकट्ठे कर रहे सी। 2 घरां दे लैंदे सी ते 1 घर दे रहिंदे सी। उधर पता करके आया घर ए मेरे नाल सी ते बर्तन पे सी नलके बीच ते ओदी अम्मी ने है बर्तन तो वो मैं उन्होंने लब्बन टुर गया किधर पड़ोलिया लोया ते ने कुंडा छिकिया। वो बच्ची दी लत्त बाहर आई ते कहंदा बा वेह तेरियां सारियां कुड़ियां इत्थे पड़ोले खेड़दियां पियां। वो फारी जी एक नू करके फिर मैं कढ़िया काढ़ के ते किसे च पीसी निसा है सारों चेक किया। ते गंदम दी कटाई वास्ते तुसी कितनी देर घरों बाहर रहे हो? पहले भी इस तरह करते हो? घरों बाहर नहीं रहंदे, शामी घर आ जांदे सी, सुबह टुर जांदे सी।
ये रूटीन मामूल है रोज़ का थोड़ा? हाँ जी। अच्छा, अगे इस तरह कभी नहीं सी होया। वो पड़ोला अज बाहर रखे धुप लवान वास्ते सुबह कल। अच्छा, तो उस तरह ही वाक़या होया सी। ते बच्चे थोड़े स्कूल नहीं जाते? नहीं, स्कूल नहीं जाते। उन्हें बेफारम तो वजह क्या भी है स्कूल वाले तो वो कह रहे हैं कि बेफारम जितने तक ना होंगे दाखिल नहीं करने। बेफारम की वजह है? बेफारम की वजह उन्होंने टीके कार्ड पहले मंगते सन, फिर टीके कार्ड दिते ने। टीके कार्ड दे के उन्होंने आखिया थोड़ी फाइलें तैयार होनियां ने, 2200 रुपया लगेगा। तो जे फीस जी अलहदा लगे दी 700 रुपया। तां करके तुसी बच्चे हले तक नहीं दाखिल? फिर मैं नहीं किते दाखिल। फयाज साहब की वाकया होया? वाकया असी तो बाहर काम शाम ते गए सी मजदूरी ते। अच्छा, पिछों बच्चियां उधरों खेडन आईयां। ऐ भतीजे दा घर है। अच्छा, ते मेरियां 2 बच्चियां पर साडा 2 घर पै जांदा। 2 बच्चियां उधरों आ गईयां, 4 इदियां सी। ते इत्थे पटोला बाहर रखे उन्हें धुप शुप लवाने वास्ते ते सुकने पाया से। असी सारे काम छाड़ ते टुर, घर वाले भी साडे नाल टुर गए ते वो कदें विच वाड़ियां खेडदी रहियां ना, कोई समझ नहीं लगे। एक दिन 12 बजे आया, इन्हें कोई आन के वेख्या है, इन्हें इतला सारे ने दी। एक एक करके इन्हें बाहर कड्ढी बच्चियां। आप इस सर्कल के ASP हैं, तो आप क्या समझते हैं इस वाक़े की तमाम इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने की होगी, तो अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन सामने आई है सर? जी बिल्कुल, ये बहुत अफसोसनाक एक वाक़या था जिसकी इतला हमें रेस्क्यू 11222 के जो 15 कॉल है उसके थ्रू मिली। उसमें यह था कि इस तरह एक पुरस्कार तरीके से 6 बच्चियों की मौत वाक़या हुई है और रेस्क्यू सबसे पहले फ़र्स्ट रिस्पॉन्डर थी वहाँ पर। तो उसके बाद पुलिस भी फौरी वहाँ पर पहुँची और जब हालात और वाक़यात देखे गए तो वाकई वो एक जेनवन वक़ूआ था जिसमें हादसाती तौर पर 6 बच्चियों की मौत वाक़या हुई थी। तो क्या ज़रूरत महसूस नहीं की गई सर इनका पोस्टमार्टम होना चाहिए था? कितनी देर पहले वो हुआ? क्या इस पर भी कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है सर? जी, इसमें यह था कि सीनियर अफसरान भी पहुंचे थे, फॉरेंसिक टीम जो है क्राइम सीन यूनिट वो भी पहुंची थी और हालात का बगौर जायज़ा लिया गया कि आया ये एक हादसाती मौत है या इसमें कोई इस तरह की इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। तो जब हालात का जायज़ा लिया गया तो उसमें ये बात सामने आई कि उनके जो वालिदैन हैं ये चूँकि एक निचले तबके से ताल्लुक़ रखने वाली एक फ़ैमिली थी जिसमें इनकी 4 बच्चियाँ जो बेटियाँ थी और एक बेटा था। तो बेटा तो इनके पास ही गया था वालिदैन के पास, ये मज़दूरी के लिए निकले थे गंदम कटाई के लिए। जो उनकी बच्चियाँ थी वो नॉर्मली छोड़ देते और वो खेल कूद के दौरान वो ये हादसा वाक़या हुआ है। और इसमें अफसोसनाक बात यह है कि वहाँ उनका वो जो घर भी है वो थोड़ा सा आइसोलेटेड है, इसके साथ एडजेसेंट कोई घर मौजूद नहीं कि उस टाइम अगर बच्चियों ने शोर डाला भी होगा तो वो किसी ने सुना नहीं होगा। और जो ये हादसा था ये एक वीट कंटेनर जो गंदम का एक कंटेनर होता है जिसमें गंदम रखते हैं, तो वो उसी फैमिली ने सुबह के टाइम सूखने के लिए धूप में रखा था और वो इस हालत में था कि लाइक वो खुला था और उसमें ये बच्चियाँ जो है खेल कूद के दौरान घुस गई थी और वो अंदर से बंद हो जाता है। तो हालात का हमने बगौर जायज़ा लिया, वहाँ पर थोड़ी बहुत तफ्तीश इंक्वायरी भी की तो वो कम्प्लीटली जो वहाँ हालात थे उसके मुताबिक वो एक हादसाती मौत।